हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका सीएल कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका मोल बायो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो सभी क्वेश्चंस हम करवाएंगे आज। ठीक है, तो बेसिक्स टू एडवांस लेवल के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सभी देखेंगे, पीवाई क्यूज में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ। आपको फाइनल प्रूफ कहाँ से मिला कि जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आपका डीएनए है। ये कौन से एक्सपेरिमेंट से आपको प्रूव हुआ कि जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा, आपका डीएनए है। तो ये देखकर बताना है आपको। सबसे पहला जो ऑप्शन गिवन है वो है आपका हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। क्या इन्होंने, आपको ध्यान है, 1952 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हर्शे एंड चेज ने क्या किया था बेटा, हर्शे एंड चेज ने क्या किया, आपका T2 बैक्टीरियोफाज विच इज लेबल्ड विद, जिसकी जो प्रोटीन कोड थी उसको लेबल किया था किससे, सल्फर S35 से लेबल किया। और जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसको किससे लेबल किया था बेटा, फोस्फोरस 32 P32 से उसको लेबल किया। यानी ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से पहले इसको लेबल किया। देन दे वर अलाउड टू इन्फेक्ट ई कोलाई। फिर इनको जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसको क्या किया, इनसे इन्फेक्ट करवाया। जैसे ही इन्फेक्ट करवाया, अलग अलग कल्चर मीडिया के अंदर क्या करवाया था बेटा, इन्फेक्ट करवाया था। तो हमने क्या देखा था, रेडियो एक्टिविटी मेजर की थी कि रेडियो एक्टिविटी कहाँ से आती है, ये मेजर की थी। जब हमने फर्स्ट, मान लो ये केस है, जैसे ही हमने इस केस में बैक्टीरियोफाज को किससे इन्फेक्ट, बैक्टीरियोफाज का इन्फेक्शन करवाया किसको, ई कोलाई को, यानी हमने सेंट्रीफ्यूगेशन तक करवा लिया था। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो हमें रिजल्ट मिला था रेडियो एक्टिविटी का, वो रेडियो एक्टिविटी आपको कहां से आई थी बेटा, सुपरनेटेंट से आई थी। किससे आई थी, सुपरनेटेंट। अगर हमने इस वाले केस का जो कल्चर किया था उसमें हमने जब रेडियो एक्टिविटी मेजर की तो वो रेडियो एक्टिविटी सेल से आ रही थी, यानी जो ई कोलाई बैक्टीरियल सेल्स थी वो डिवाइड कर गई, और डिवाइड करने के बाद उन्हीं सेल से रेडियो एक्टिविटी आ रही थी। अब मान के चलो अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता, प्रोटीन कोड को हमने किससे लेबल किया बेटा, सल्फर से लेबल किया था। अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता तो आपको रेडियो एक्टिविटी कहां से मिलती, सुपरनेटेंट से मिलती ना। अब हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या प्रूव हुआ, डीएनए, क्योंकि हमने डीएनए को फास्फोरस से लेबल किया। और जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सेल्स को मेजर किया तो रेडियो एक्टिविटी हमें सेल से मिली। इट मींस जो रेडियो एक्टिविटी आ रही थी वो डीएनए की वजह से आ रही थी, क्योंकि हमने डीएनए को ही लेबल किया था किससे बेटा, फास्फोरस से। तो क्लियर है सभी को, 1952 के अंदर ये प्रूव हो गया था आपका कि जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आपका डीएनए। क्लियर है, हर्सेन चेज जो एक्सपेरिमेंट है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने क्या किया, तो आंसर हमारा ये हो गया बेटा, फिर भी ये देख लेते हैं अभी एक बार हम। एवेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी ने क्या किया था, आफ्टर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद हुआ क्या था, उन्होंने क्या किया, इन तीनों साइंटिस्ट ने सेपरेट ट्यूब्स के अंदर आपकी क्या ली थी, रफ स्ट्रेन ली थी बैक्टीरिया की, जो आपने माइस में इंजेक्ट करवाया था। अब हुआ क्या, रफ स्ट्रेन को इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने आइडेंटिफाई किया, ग्रिफिथ पता नहीं कर पाई कि पता नहीं क्या है जो रफ स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ग्रिफिथ ने जब माइस में इंजेक्ट करवाया स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया कौन सा लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की जब स्मूथ स्ट्रेन इंजेक्ट करवाई तो हुआ क्या, माइस क्या हो गई, डाई। जब रफ स्ट्रेन इंजेक्ट करवाई तो माइस सरवाइव कर गई। फिर हमने नेक्स्ट टाइम क्या लिया था बेटा, स्मूथ स्ट्रेन को क्या किया था, हीट किल, तो भी माइस सरवाइव कर गई। अगर स्मूथ स्ट्रेन को आप हीट किल लेंगे, हीट किल स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट करवाएंगे तो भी माइस क्या कर गई थी, सरवाइव। फिर हमने स्मूथ हीट किल ली, साथ में रफ स्ट्रेन ली, माइस सरवाइव करनी चाहिए थी लेकिन माइस क्या हो गई आपकी, डाइड।
तो हुआ क्या बेटा, एवेरी मैक्लियोड मैकार्टी ने क्या किया, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि देखते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं रफ स्ट्रेन को, कुछ तो है जरूर जो रफ स्ट्रेन को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले स्मूथ स्ट्रेन के प्रोटीन डालकर देखे, प्रोटीन से कुछ फर्क नहीं पड़ा, यानी रफ स्ट्रेन एज इट इज रही आपकी रफ स्ट्रेन, ठीक है। फिर हमने क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन के क्या डाले, आपका आरएनए डाला, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसे कैसे रहे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन का क्या डाला बेटा, डीएनए, और साथ में डीएनए एंजाइम भी डाल दिया। कौन सा एंजाइम, डीएनए। कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल था, भी हम बोल पा रहे हैं ये चीज, पर उस टाइम तो नहीं पता थी, ठीक है। डीएनए डालने के बाद क्या हो गया आपका, डीएनए डिस्ट्रॉय, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स आपके क्या हो गए, डैमेज, डाइजेस्ट कर दिया उसको डीएनए ने, अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, रफ स्ट्रेन कैसी रहेगी, रफ स्ट्रेन। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया, रफ स्ट्रेन के अंदर क्या डाला, डीएनए, सिर्फ डीएनए, विदाउट डीएनए, सिर्फ डीएनए डाला तो रफ स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गई और क्या बनी आपकी, स्मूथ, कुछ रफ स्ट्रेन ऐसे ट्रांसफॉर्म। ये प्रूव किया था एवेरी मैक्लियोड मैकार्टी ने, बट कुछ साइंटिस्ट ने इसका अपोज किया, ठीक है। तो फिर क्या, हमने नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो आपका हर्से एंड चेज वाला चला था, ठीक है बेटा। तो आंसर हमारा ये हो गया, हरगोबिंद खुराना ने केमिकल मेथड डेवलप किया फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, केमिकल मेथड सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए केमिकल मेथड डेवलप किया ग्रिफिथ 1928 में। आपको बता दिया मैंने, माइस वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो किया था किसने, ग्रिफिथ ने। क्लियर है बेटा सभी को। तो चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, आंसर हमारा इसका क्या हो गया, ए। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच द फॉलोइंग है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज और उसके ट्रांसक्राइब जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपको मैच करना है, ठीक है। ये देखना है आपको कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है आपका, ये देखना है। सबसे पहला है आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब ध्यान रखना है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो आपका ट्रांसक्राइब करता है बेटा, क्या बनाएगा, आरआरएनए भी काफी टाइप के पढ़े हैं ना हमने। अब देखना है इसमें से कि कौन से टाइप का आरआरएनए बनाते हैं। तो देखिएगा 28 srRNA, 5.8 srRNA और आपका 18 srRNA, ये बनाता है कौन, आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो फर्स्ट किससे मैच करेगा, आरआरएनए बनाता है, हमारा हो गया ऑप्शन ठीक, सेकंड। आंसर हमें यही मिल गया, ए सेकंड से मैच कर रहा है। वैसे अगर आप देखना चाहे तो आंसर आपका यही सामने है, फिर भी हम देख लेते हैं नेक्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, सेकंड क्या करता है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब्स डीएनए टू फॉर्म HNRNA, या फिर आप बोल सकते हो प्रीकर्सर ऑफ mRNA, क्योंकि हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए को ही हमने क्या किया था, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, ये सब करके, टेलिंग, फिर हमने इसको मॉडिफाई करके क्या बनाया बेटा आपका, उसके बाद हमने इसका mRNA में कन्वर्जन किया था। इट मींस हमारा जो mRNA का प्रीकर्सर है यानी HNRNA की फॉर्मेशन कर रहा है कौन, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। उसके बाद आता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, थर्ड बेटा टीआरएनए और 5srRNA और आपका स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए यानी SNRNA को ट्रांसक्राइब कर, ठीक है। तो बेटा ये ऑप्शन हो गए हमारे। अब देख लीजिए, इनमें मैच कीजिए, आरएनए पॉलीमरेज किससे मैच कर रहा है आपका, आरआरएनए से, सेकंड किससे मैच कर रहा है, HNRNA और थर्ड फर्स्ट से। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया थर्ड, सी हो गया आपका फर्स्ट, सी ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए ए नाइट्रोजीनस बेस इज लिंक्ड टू द ओएच ऑफ। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर नाइट्रोजीनस बेस चाहे वो आपके प्यूरीन्स हैं या पिरिमिडीन्स हैं, प्यूरीन्स हैं या फिर पिरिमिडीन्स हैं, वो किससे ज्वाइन करते हैं ये देखना है। ठीक है, शुगर, पेंटोज शुगर के साथ में कहां पर वो अटैच होते हैं, HOH CH2 OH। यहां पर देखना है अब आपका, तो इस पोजीशन पर क्या अटैच होता है बेटा, आपका बेस। अगर बात करोगे प्यूरीन्स की, तो प्यूरीन्स और जो शुगर है उसके बीच में कौन सा लिंकेज है, आपका डबल साइक्लिक रिंग है या सिंगल, सिंगल होती है किसमें, पिरिमिडीन में, और डबल में रिंग है आपकी किसमें, प्यूरीन्स में, ऐसे। ठीक है, ऐसे रिंग होती है आपकी। अब प्यूरीन्स अटैच होंगे, पिरिमिडीन्स भी यहीं पर अटैच होते हैं, कौन से कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर। इतना तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट कार्बन पर अटैच होते हैं। कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अगर आप प्यूरीन का देखते हैं तो प्यूरीन्स का जो है वो और पेंटोज शुगर का जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो कौन सा होता है बेटा, 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये सभी को पता है, यहां से अटैच होगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ ये फर्स्ट यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उससे अटैच होगा, ये आपका प्रेफर किया जाएगा फर्स्ट। तो यानी कि पिरिमिडीन की बात करोगे तो पिरिमिडीन का जो लिंकेज है वो क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है, 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को। प्यूरीन्स आपके 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शो करते हैं और पिरिमिडीन्स जो होंगे वो 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपका यहाँ पर शो होगा। शुगर के साथ फर्स्ट कार्बन पर ये अटैच होंगे। अब देख लो, सेकंड कार्बन पर, थर्ड पर, 5 या फर्स्ट पर, फर्स्ट कार्बन पर क्या अटैच होगा, आपका बेस। क्लियर है सभी को। चले फिर आगे, तो आंसर हमारा हो गया बेटा डी। ये लिंकेज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म न्यूक्लिन फॉर द जेनेटिक मटेरियल वाज यूज्ड बाय। न्यूक्लिन टर्म जेनेटिक मटेरियल के लिए किसने यूज की थी ये बताना है आपको। अब ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में गिवन है फ्रैंकलिन, मिशर, MIES, फ्रेडरिक मिशर, ठीक है, मेंडल या फिर चार्गेफ। कौन से साइंटिस्ट ने ये टर्म न्यूक्लिन यूज की थी, तो ध्यान रखना बेटा 1869 के अंदर फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया था, न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले आइसोलेट किया था, पर आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट टाइम इन्होंने आइसोलेट किया था कहां से बेटा, WBC के न्यूक्लियाई में से, न्यूक्लियाई ऑफ WBC, एंड ही नेम्ड एज, और इन्होंने क्या नाम रखा उसका, न्यूक्लिन नाम रखा। WBC के न्यूक्लियाई में से इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया और उन्होंने उसका नाम रख दिया था न्यूक्लिन। अब उसके बाद क्या हुआ, 1889 के अंदर एक साइंटिस्ट आए एल्टमान, जिन्होंने इसकी रीनेमिंग कर दी, एंड ही रीनेम्ड एज, और उनका इन्होंने क्या कर दिया, न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लिन नाम रखा था वो उस न्यूक्लिन को चेंज कर दिया किसमें, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिन जो टर्म थी वो किसने यूज की थी बेटा, फ्रेडरिक मिशर ने। ध्यान रखना है 1869 में उन्होंने WBC के न्यूक्लियाई में से आइसोलेट किया जेनेटिक मटेरियल को और उसकी जो टर्म थी उसको कॉइन कर दी क्या, न्यूक्लिन। उसके बाद 1889 में जो एल्टमान है उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लिन नहीं, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है बेटा सभी को। चले फिर आगे, चलो आंसर क्या हो गया, फ्रेडरिक मिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर
कौन से इनिशिएशन और टर्मिनेशन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में? ध्यान रखना है, डीएनए से जब आरएनए बनेगा, कहाँ बनेगा प्रोकैरियोट में? डीएनए से आरएनए न्यूक्लियस के अंदर या फिर साइटोप्लाज्म में? कहाँ पर बनेगा बेटा? इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म में होगा। कौन बनाकर जाएगा? सभी को पता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो अब देखिएगा, पूछा हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कौन सा फैक्टर इनिशिएट करने के लिए चाहिए और कौन सा फैक्टर इसको टर्मिनेट करने के लिए चाहिए, ये पूछा हुआ है। तो ये आपको देखकर बताना है कौन सा फैक्टर इनिशिएट करवाता है और कौन सा फैक्टर टर्मिनेट करवाता है। इनिशिएशन के लिए बेटा आपको पता है, ये आपका मान के चलो 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ये आपका कैसे एक्ट करेगा? एज ए टेम्पलेट होगा क्या इसमें? इनिशिएशन जो फैक्टर होगा वो कौन होगा? आपका सिग्मा फैक्टर। यानी कि बेटा आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो डायरेक्ट प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा ना, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इनिशिएशन फैक्टर चाहिए। और इनिशिएशन फैक्टर कौन होगा? आपका सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, देन आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर जाके क्या करेगा? बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। यानी कि डायरेक्ट आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि कहां पर सिग्मा फैक्टर है आपका। तो आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले कौन बाइंड करेगा प्रोमोटर पर? सिग्मा फैक्टर। क्लियर है? सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा, देन आपके कुछ को फैक्टर एमजी, मैग्नीज, ये सब मैग्नीशियम, ये सब क्या करेंगे? इलोंगेशन में हेल्प करवाएंगे। लास्ट में जब चेन को टर्मिनेट होना होगा तो डिसोसिएट करने के लिए भी आपका एक फैक्टर आएगा जिसको क्या बोलते हैं? रो फैक्टर। ये रो फैक्टर क्या करेगा? जाके अटैच होगा, ये लो। अब रो फैक्टर क्या कर देगा? आरएनए पॉलीमरेज को भी ले आएगा। मान के चलो ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज को भी ले आएगा रो फैक्टर। ये आपका क्या हो गया? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डिसोसिएट कर गया और जो न्यूली ट्रांसक्राइब्ड आरएनए था, जो आरएनए है उसको भी क्या कर देगा? ये डिसोसिएट कर देगा वहां से। यानी कि अगर ट्रांसक्रिप्शन का खत्म करना है, उसको एंड करना है, टर्मिनेट करना है, ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के लिए आपको जरूरी है कौन सा फैक्टर? रो फैक्टर। तो ऑप्शन में देखिए आंसर क्या दिया हुआ है? सिग्मा एंड रो फैक्टर रेस्पेक्टिवली। उसके बाद है अल्फा एंड बीटा, बीटा एंड गामा, अल्फा एंड सिग्मा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? सिग्मा और रो फैक्टर। क्लियर है सभी को? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोड इन आरएनए कोरेस्पॉन्डिंग टू AGCT इन डीएनए। आरएनए का कोड क्या होगा इसके कोरेस्पॉन्डिंग? यानी इस ये जो डीएनए का कोड आपको गिवन है, इसका कोरेस्पॉन्डिंग कोड बताना है आपको। तो देखिए AGCT क्या होगा? ए के साथ क्या बाइंड करता है आरएनए में? टी या फिर यू? यूरेसिल। ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होगा। ठीक है, अब यू आरएनए में टी की जगह क्या आएगा बेटा? यू। जी के साथ आपका वही सी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, सी के साथ आपका जी और टी के साथ क्या होगा आपका? ए। यानी ये वाला कोड, हमें कोड पर प्रेफर मतलब फोकस करना है। यूसीजीए, देखिए ध्यान से कहां पर है यूसीजीए, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये ऐसे काफी इजी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही इजी। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पढ़ना है, लेकिन वो अच्छे से पढ़ना है ना, आराम से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलें फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, removal of introns and joining with exons have a defined order in a transcription unit। अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है? इंट्रॉन्स को रिमूव करना है और एक्सॉन को ज्वाइन करना है डेफिनेट ऑर्डर के अंदर। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, ये देखना है। अब आपको पता है कि डीएनए से आपका क्या बना है बेटा? यूकैरियोट्स की बात हो रही है जनरली, ये क्या बना आपका? प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए।
डीएनए किसने बनाया? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ही बनाता है हमारा ये। अब ये प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए को आप क्या बोलते हो? एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियोसोम आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, सॉरी। अब ये जो एचएनआरएनए है, इसका आपने क्या करना होता है? मॉडिफिकेशन करना होता है। मैम हमें बिल्कुल पता है, इसको क्या करना होता है? आपको मॉडिफाई करना होता है टू कन्वर्ट इट इनटू फंक्शनल एमआरएनए, ताकि आप इसको किस में कन्वर्ट कर सके? फंक्शनल एमआरएनए में कन्वर्ट कर सके ना। अब इसको मॉडिफाई करने के लिए आप क्या क्या करते हैं बेटा, ये बताइएगा मुझे, क्या क्या करते हैं मॉडिफाई करने के लिए? स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, है ना। कैप पहनाते हैं इसको, बिल्कुल कैपिंग, और उसके बाद क्या है आपका? टेलिंग, एंड नेक्स्ट आपका स्प्लाइसिंग। कैपिंग में क्या करेंगे आप? 5 प्राइम जो एंड होगा एमआरएनए का, उस पर क्या ऐड करेंगे? 7 मिथाइल गुआनोसाइन, 7 मिथाइल गुआनोसाइन। टेलिंग में क्या करते हैं बेटा? पोली एडिनाइलेशन, ए, ठीक है। यानी इस जो न्यूक्लियोटाइड की आप क्या करेंगे? बार बार एडिशन करवाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम इसको, आपने कैपिंग क्यों की? ताकि हम उसको न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट कर सके ना एमआरएनए को, क्योंकि वो न्यूक्लियस से कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में जाना है उसको। अब उसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? कैप पहनानी पड़ेगी, टेलिंग करनी पड़ेगी ना, ये ऐसे ध्यान रखना है। तो अब आप देखिए ध्यान से, ताकि हम उसको किससे बचा सकते हैं? न्यूक्लियस से, एक्सोन्यूक्लियस से बचा सकते हैं, पॉलीएडिनाइलेशन से। ठीक है। अब लास्ट में आप कह रहे हो कि मैम कैपिंग टेलिंग तो हमने 3 प्राइम एंड पे हमने टेलिंग कर दी थी ए न्यूक्लियोटाइड की, और 5 प्राइम एंड पर 7 मिथाइल गुआनोसाइन की क्या कर दी हमने? कैपिंग कर दी। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद बेटा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में देखिए आपको ना कुछ नॉन कोडिंग रीजंस मिलेंगे। स्प्लाइसिंग किस लिए की जाती है देखिएगा, कुछ नॉन कोडिंग रीजंस भी होंगे आपकी, और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को जनरली आप क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रोन्स। अब आपने क्या करना? उन इंट्रोन्स को रिमूव करना है। इंट्रोन्स को रिमूव करके, मान लो ये वाला रीजन हमारा इंट्रोन वाला रीजन, अब आपने क्या करना है? इंट्रोन्स को रिमूव करना है और सिर्फ एक्सोन को ऐड करना है। सिर्फ एक्सोन है। अब इसको क्या बोलोगे? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग बेसिकली बेटा कौन करता है? कुछ ग्रुप है किसका? एसएनआरएनए और प्रोटीन, इन दोनों का ग्रुप क्या करेगा? स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है, ये ध्यान रखना है आपको। इससे होगा क्या? आपकी इंट्रोन्स रिमूव हो जाएंगे और एक्सोन्स बचेंगे। सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लाइसिंग। तो आंसर हमारा यही है। इंट्रोन्स को रिमूव करना और एक्सोन्स को ज्वाइन करना एक डेफिनेट ऑर्डर में, उसको आप क्या बोलते हो? स्प्लाइसिंग। यानी ये मॉडिफिकेशन है किसका? एचएनआरएनए को मॉडिफाई करके आपने किस में कन्वर्ट करना है? फंक्शनल एमआरएनए में उसको आपने कन्वर्ट करना है। इसको आप क्या बोल रहे हो? स्प्लाइसिंग। ठीक है, चलें आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडोन? आपको स्टार्ट कोडोन देखकर बताना है इनमें से कौन सा है स्टार्ट कोडोन। ठीक है, तो देखिएगा स्टार्ट कोडोन कौन है बेटा? AUG, इट कोड्स फॉर अमाइनो एसिड मेथियोनिन। मिथियोनिन को कोड करता है कौन? AUG। GUG भी आपका स्टार्ट कोडोन होता है, बट रेयरली GUG किसको कोड करता है बेटा? वैलिन को, ये ध्यान रखना है। मेनली आपका कौन मिलेगा? AUG। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। AUG हो गया हमारा स्टार्ट कोडोन। UGA, UAA, UAG बेटा तीनों के तीनों स्टॉप कोडोन है। स्टॉप कोडोन आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से हैं? UAA, UAG और UGA। ओकर, एम्बर और ये क्या है आपका? ओपन। ये तीनों के तीनों आपके क्या है बेटा? स्टॉप कोड।
ठीक है, ध्यान रखने हैं आपको तीनों। तो एक साथ हमारे दोनों क्वेश्चंस हो गए, स्टार्ट कोडोन भी हो गया और स्टॉप कोडोन भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है। प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। प्यूरिन्स देखकर बताने आपको कि कौन कौन से है डीएनए और आरएनए में प्यूरिन्स। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। प्यूरिन्स एडेनिन और थाइमिन, बेटा पहले हम लिख ही लेते हैं ना प्यूरिन्स हैं कौन कौन से। एडेनिन और ग्वानिन हमारे क्या हैं बेटा, प्यूरिन। ठीक है, तो कौन कौन से डीएनए और आरएनए में एडेनिन और ग्वानिन दोनों ही मिलते हैं। पिरिमिडीन की बात करोगे तो फिर पायरिमिडीन्स कौन कौन से हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये तीनों क्या है आपके पायरिमिडीन्स। तो आंसर क्या हो गया हमारा, एडेनिन और ग्वानिन दोनों के दोनों क्या है आपके प्यूरिन्स है। डीएनए में भी मिलते हैं, आरएनए में भी। हाँ, पिरिमिडीन की बात कर रहा होता तो हमें पता चलता कि थाइमिन नहीं मिलेगा। ठीक है, यूरेसिल होगा टी की जगह, आरएनए की बात करेगा तो। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या है बेटा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये पता होना चाहिए, पहले यही देखते हैं। फ्रॉम डीएनए टू जनरली एमआरएनए, और फिर उससे क्या होगा आपका, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, अब आपको देखना है इनमें से कि सेंट्रल डोग्मा बहुत ही इजी है। अब देखकर बताना है पहले कौन सी प्रोसेस होगी और फिर बाद में कौन सी प्रोसेस होगी, ये देखना है। सेंट्रल डोग्मा का जो यूनी डायरेक्शनल फ्लो मॉडल था बेटा, वो 1958 के अंदर क्रिक ने दिया था। ये भी ध्यान रखना आपको कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो जो है, कुछ साइंटिस्ट ने सर्कुलर फ्लो भी दिया था। ध्यान है आपको, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से वापस आरएनए और डीएनए, सर्कुलर फ्लो भी दिया था। तो आपको ये चीज देखनी है कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो पूछा हुआ है। यूनी डायरेक्शनल फ्लो जो है वो किसने दिया है, क्रिक ने 1958 के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा इस यूनी डायरेक्शनल फ्लो में होता क्या है, डीएनए से आरएनए, डीएनए से डीएनए क्या होता है बेटा आपका, रेप्लिकेशन। डीएनए से, ये बी पूछा हुआ है, बी क्या आएगा, डीएनए से एमआरएनए बनना, आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से क्या बनता है बेटा, ट्रांसलेशन होगी और क्या बनेगा, प्रोटीन। तो सी क्या हो गया हमारा, ट्रांसलेशन, और डी क्या हो गया आपका, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो देखो ऑप्शन में कौन सा ठीक है, बी ऑप्शन दे रखा है आपका, ए दे रखा है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, फर्स्ट में ही ट्रांसलेशन, ए नहीं, ए रेप्लिकेशन। ये देखिए, ए रेप्लिकेशन, बी ट्रांसक्रिप्शन और सी ट्रांसलेशन, डी प्रोटीन। बिल्कुल ठीक है, सी हमारा आंसर हो गया ना, सी हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। Which of the following scheme of replication fork is true? रेप्लिकेशन सभी ने पढ़ा है। अभी रेप्लिकेशन देखकर बताना है कि कौन सा बिल्कुल ट्रू एक्सप्लेनेशन है आपका फोर्क का। रेप्लिकेशन फोर्क जो बना है उसका कौन सा सही मेथड आपको आपके सामने नजर आ रहा है। ऑप्शंस हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शंस, इसका आंसर ठीक है, इसी में देखकर बताना है, यही है। देखिएगा 3 to 5 प्राइम, ये वाला जो है आपका, ये टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहे हैं ना, ये 3 to 5, ये वाला भी टेम्पलेट। अब देखना 5 to 3, सॉरी 5 to 3 अगर टेम्पलेट होगा, आपको पता है जो आरएनए बनेगा बेटा, ये पहला पॉइंट आपको लेकर चलना है। आरएनए जो बनेगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा ना, 5 प्राइम to 3 डायरेक्शन होगी।
अब आरएनए प्राइम, सबसे पहले हेलिकेज ने आपकी चेन को अनवाइंड कर दिया, ठीक है मैम, यहां तक समझ में आ गया कि हेलिकेज चेन को अनवाइंड कर रहा है, जो दो स्ट्रैंड थी उन दोनों को अनवाइंड कर रहा है। उसके बाद हमारा डीएनए पॉलीमरेज तो आ नहीं सकता, क्योंकि वो चेन को स्टार्ट नहीं करके जाता, वो इलोंगेट कर देगा, स्टार्ट वो करेगा नहीं। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे चाहिए होते हैं कुछ आरएनए प्राइम, जो आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा। बाद में हम इसको रिमूव करवा कर क्या कर देंगे, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवा देंगे। अब ये कह रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज इलोंगेट नहीं करेगा, पहले आरएनए के प्राइमर चाहिए। अब वो आरएनए के प्राइमर उसी डायरेक्शन में लगेंगे जिस डायरेक्शन में हमारा आरएनए बनना है। अब 5 to 3, अब ये देखो टेम्पलेट 5 to 3 है, तो क्या आरएनए 5 to 3 बन सकता है? नहीं बनेगा ना, टेम्पलेट खुद ही 5 to 3 है, तो आरएनए कैसे बनेगा 5 to 3 डायरेक्शन में? एंटी पैरेलल तो होना चाहिए। वापस देखिए, नेक्स्ट पे टेम्पलेट 5 to 3 है, आरएनए आपका इधर, सॉरी डीएनए जो है, यानी शुरू में जो आरएनए प्राइमर्स लगेंगे, आरएनए प्राइमर्स, हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं ना, तो आरएनए के सिर्फ प्राइमर चाहिए, और होगा क्या, डीएनए पॉलीमरेज उसको इलोंगेट कर देगा। सॉरी बेटा, ये मैंने आरएनए आपका ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर ले लिया। ये देखिए ध्यान से कि हमें रेप्लिकेशन करना है, डीएनए से डीएनए बनाना है, कॉपी बना रहे हैं, उसके लिए हमें आरएनए प्राइमर्स चाहिए। ये क्लियर है यहाँ तक? आरएनए प्राइमर में 5 to 3 डायरेक्शन में ही लगेंगे, और वहीं पर आपका डीएनए पॉलीमरेज आके नया जो डीएनए है उसको सिंथेसाइज करेगा 5 to 3 डायरेक्शन में। ये क्लियर है? ठीक है, हमने उसको शायद आरएनए बोल दिया था वापस से। तो आगे देखिएगा, अब जब डीएनए पॉलीमरेज इसको इलोंगेट करेगा तो 5 to 3 में ही करेगा। टेम्पलेट क्या है? 5 to 3। अगर टेम्पलेट 5 to 3 है तो ध्यान से देखिएगा, हेलिकेज इधर मूव करेगा और आरएनए प्राइमर इधर लगे हैं, डीएनए पॉलीमरेज इधर मूव करेगा। हेलिकेज इधर जा रहा है, आरएनए प्राइमर यहां पर लगा है, और वो आगे डीएनए पॉलीमरेज आके उसको इलोंगेट कर गया। ठीक, फिर हेलिकेज और आगे मूव कर गया, इधर आरएनए प्राइमर लग गए, फिर इधर मूव करेगा, फिर पीछे की तरफ से खुल गया, फिर आगे आपका आरएनए पॉलीमरेज आया, प्राइमर ऐड कर गया, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज ने उसको क्या कर दिया, इलोंगेट। यानी कि ऐसे अगर आपका हेलिकेज मूव कर रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बन रहा है, आपका डीएनए का नया स्ट्रैंड बन रहा है। और वो कैसा होगा बेटा, लीडिंग स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड? लैगिंग स्ट्रैंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, 3 to 5 प्राइम टेम्पलेट, आराम से 5 to 3 आपका इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। कौन? डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी। कैसे सिंथेसिस होगी? कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इधर ही हेलिकेज जा रहा है मैम, और इधर ही हमें अपनी चेन बनानी है नई वाली, तो आराम से बन जाएगी। इसमें उल्टा हो रहा है, हेलिकेज इधर जा रहा है उसको चेन को अनवाइंड करते हुए, और पीछे से हमारा जब आपका क्या है, फोक ओपन हो रहा है, तो ऑपोजिट साइड में हमें क्या बनाना है, नया डीएनए बनाना है। अब ऑपोजिट साइड में होगा क्या, चेन है जो वो फ्रेगमेंट्स में बनेगी, जिसको लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं। बाद में इसको लाइगेज एंजाइम से हम क्या करवा देंगे, सील करवा देंगे। तो ये क्लियर है? इसमें देख लीजिए 5 to 3 टेम्पलेट है भाई, इधर से कैसे बन सकता है, इधर से इधर बनेगा फिर, और वो भी डिसकंटिन्यूअस बनेगा। गलत हो गया। 5 to 3 है, इधर से इधर क्या बनेगा, कंटिन्यूअस कैसे बन सकता है, डिसकंटिन्यूअस। डायरेक्शन तो ठीक ले रखी थी, लेकिन कैसा बना दिया इन्होंने, कंटिन्यूअस। हमें कैसा, इधर से इधर कैसा बनेगा आपका, डिसकंटिन्यूअस। वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि शुरू में आरएनए प्राइमर्स चाहिए, देन उसको डीएनए पॉलीमरेज क्या कर देगा बेटा, इलोंगेट कर देगा। क्लियर है? सेम डायरेक्शन में चल रहा है रेप्लिकेशन फॉर्क 5 to 3, जिधर हेलिकेज जा रहा है उधर ही जा रहा है 5 to 3। टेम्पलेट तो 3 to 5 है, बट हेलिकेज इस डायरेक्शन में खोलता जा रहा है और आराम से इसी डायरेक्शन में बन रहा है। तो कैसा स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस। ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे बेटा, लीडिंग स्ट्रैंड। इधर आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे आप, लैगिंग स्ट्रैंड। फ्रेगमेंट्स में बनेगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्लियर है? तो आंसर हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे बहुत।
नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। एक्चुअल सीक्वेंस देखनी है आपको डीएनए पैकेजिंग की यूकैरियोटिक सेल्स में, किस कैसे कैसे डीएनए आपका पैक होता है। तो देखना है बेटा, सबसे पहले डीएनए और फिर पैक होकर क्या बनेगा, क्रोमेटिन बिल्कुल नहीं बनेगा। डीएनए लगभग फिर 200 बेस पेयर हिस्टोन ऑक्टामर H2A H2B H3 H4 2 molecules of each, हर प्रोटीन के आपका क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूल होंगे और ये क्या हो गया आपका हिस्टोन ऑक्टामर। इससे आपका डीएनए रैप होगा लगभग 200 बेस पेयर और रैप होकर के आपका एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको आप कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम। और बाहर एक लिंकर आपका हिस्टोन भी होता है जिसको H1 बोलते हैं, वो लिंकर है, वो ऑक्टामर में नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डीएनए से क्या बन रहा है, न्यूक्लियोसोम बन रहा है पैक होकर, तो 2 में। उसके बाद क्या डायरेक्ट क्रोमोसोम बनेगा, नहीं बेटा, 6 न्यूक्लियोसोम coiled to form 6 न्यूक्लियोसोम स्टार्ट पैकेजिंग, पैकेजिंग स्टार्ट करेंगे टू फॉर्म अ कोयल नॉन एज सोलेनॉइड, जिसको आप क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, यूक्रोमेटिन, जो लूजली पैक्ड डीएनए होगा। फिर और कंडेंस होगा, कंडेंस होकर क्या बनाएंगे, हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन और कंडेंस हो जाएगा और क्या बनाएंगे फिर, क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स फिर फर्दर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, क्या बनाएंगे बेटा, क्रोमोसोम। तो ये सीक्वेंस होती है, न्यूक्लियोसोम, सोलेनॉइड विच रिप्रेजेंट्स यूक्रोमेटिन, देन यूक्रोमेटिन कंडेंस होकर हेट्रो, हेट्रो के बाद क्रोमेटिड और क्रोमेटिड से क्या बनेगा आपका क्रोमोसोम। तो ये सीक्वेंस किसमें है, क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स, क्या हो गया हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी को, चले फिर आगे। सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है, पहले न्यूक्लियोसोम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए पॉइंट म्यूटेशन विच इन्वॉल्व चेंज ए जी, यानी ए को रिप्लेस कर दिया गया जी से। पॉइंट म्यूटेशन सिंगल बेस पे रिप्लेस करना है बेटा, ठीक है। अगर एक बेस को रिप्लेस कर रहा है, प्यूरिन प्यूरिन को रिप्लेस करता है तो क्या बोलोगे, प्यूरिन रिप्लेस कर रहा है किसको, प्यूरिन को, तो ऐसी म्यूटेशन को क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांजिशन। अगर प्यूरिन रिप्लेस कर रहा है किसको, पिरिमिडीन को, पायरिमिडीन को अगर रिप्लेस कर रहा है तो ऐसी म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन। प्यूरिन प्यूरिन को कर रहा है या प्यूरिन पिरिमिडीन को, ये देखना है आपको। अब सबसे पहला जो गिवन है आपका वो है ए जी को, दोनों प्यूरिन है, ट्रांजिशन हो गया, ट्रांजिशन। ये भी साइटोसिन थाइमिन को, ट्रांजिशन हो गया, क्योंकि दोनों पिरिमिडीन से साइटोसिन ग्वानिन को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि ये कैसा हो गया आपका ट्रांसवर्जन। एक प्यूरिन है एक पिरिमिडीन है। आगे है SiON, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थाइमिन, किसको, एडेनिन को, यानी ये भी कैसी होगी बेटा, ट्रांसवर्जन। तो देखिए ऑप्शन में पहली 2 ट्रांजिशन है, उसके बाद दोनों ट्रांसवर्जन है, पहली 2 ट्रांजिशन फिर ट्रांसवर्जन, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, ए ऑप्शन। पहली दोनों क्या है बेटा, ट्रांजिशन, और बाकी वाली दोनों पीछे वाली क्या है आपकी, ट्रांसवर्जन। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्यूरिन प्यूरिन को रिप्लेस करता है तो ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन, प्यूरिन पिरिमिडीन को रिप्लेस करता है तो क्या हो गया आपका ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ mRNA प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ डीएनए। आपको सीक्वेंस बतानी किसकी, mRNA की। डीएनए का स्ट्रेच दे रखा है, स्ट्रैंड दे रखा है, अब आपको देकर बताना है कि कौन सी सीक्वेंस होगी mRNA की। टेम्पलेट 3 to 5 वाला आपका क्या होता है बेटा, टेम्पलेट होता है। 5 to 3 आपका क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड।
टेम्पलेट को देखकर आपको क्या बनाना है, आरएनए। ठीक है, एमआरएनए बनाना है, मैसेंजर आरएनए। अब टेम्पलेट को देखकर बनाओगे, बनेगा किसका जैसा, कोडिंग जैसा। तो आप टेम्पलेट को देखकर बना लो चाहे, या फिर कोडिंग की एज इट इज सीक्वेंस लिख दो, सिर्फ सेम सीक्वेंस लिख दो, सिर्फ आपको टी की जगह क्या करना है, यू करना है, बाकी सेम सीक्वेंस होगी। देखिए टी की जगह क्या कर दो यू, ए की जगह ए ही रहेगा, क्योंकि सेम ऐसा का ऐसा बनाओ चाहे उसको देखकर बनाओ। एक बार इसको देख लो, ए के साथ टी आना चाहिए, आरएनए में क्या आता है यू, टी के साथ क्या आएगा बेटा ए। तो यही सीक्वेंस चलेगी आपकी, जो कोडिंग वाली है सेम यही सीक्वेंस चलेगी। आपको पता है कोडिंग स्ट्रैंड का एग्जैक्ट सेम टू सेम बनाना है, सिर्फ आपको थाइमीन की जगह क्या कर देना है, यूरेसिल कर देना, वही स्टैंड होगा आपका आरएनए का। तो देख लीजिए इसकी जैसी सीक्वेंस कहाँ है, टी की जगह यू, ए सी जी, यू ए सी जी अभी तक चल रहा है। टी की जगह यू, फिर ए, फिर सी, फिर जी, फिर यू, फिर ए। वापस देखिए कहां पर चल रहा है आपका, उस देखकर बनाइए। आपकी सीक्वेंस क्या आनी चाहिए, यू, ए सी जी, टी की जगह पे यू बेटा, ए के आपकी ए आनी चाहिए, सी जी, टी की जगह पर क्या आना चाहिए आपका, यू, ए सी जी, फिर आपका यू हो गया, फिर ए हो गया, फिर सी हो गया, ये स्टैंड हो गया। अब ये देखिए ऑप्शन में कहां पर है, यूएसीजी, इन दो में है यूएसीजी। उसके बाद क्या है, यूएसी, यूएसी, जीयूए, जीयूए, फिर उसके बाद क्या है, सीजीयूए, सीजीयूए। ये हो गया आपका, क्या हो गया बेटा, आंसर। अब ये देखना है ये दोनों में सेम है, 5 to 3 बनेगा या 3 to 5, ये देखना है आपको। ये भी देख लेना कि 5 to 3 पोलैरिटी होगी, क्योंकि हमने टेम्पलेट को देखकर बनाना है। वो हमारी ट्रिक है कि हमने एज इट इज बना दिया ना, टेम्पलेट को देखकर बनाओगे तो आरएनए आपका कहाँ बनेगा, 5 to 3 डायरेक्शन में। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ये वाला। ठीक है, पोलैरिटी जरूर चेक कर लेना, इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर सकते हो आराम से। क्या नहीं देखोगे तुम, पोलैरिटी नहीं देखोगे और सोचोगे दोनों ऑप्शन ठीक है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, पोलैरिटी चेक करनी है आपको। ठीक है, 5 to 3 डायरेक्शन। क्लियर है आपका, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। रिगार्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, वन सेलेक्ट आउट द करेक्ट। आपको इनमें से रेप्लिकेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है कौन सा डायरेक्शन होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का 5 to 3 अगर टेम्पलेट होगा तो कंटिन्यूअस, ये देख लो रेप्लिकेशन फोर्क देखो, ये 5 to 3 वाला है, ये 3 5 ये वाला है, ये रेप्लिकेशन फोर्क है आपका। अब देखिए डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा 5 to 3 डायरेक्शन में करेगा, अब देखो आराम से 5 to 3 डायरेक्शन में क्या कर जाएगा आपका, रेप्लिकेट कर जाएगा, क्योंकि जिधर एलिकेज मूव करेगा उधर ही आपका क्या मूव करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। इसमें देखिएगा आप ध्यान से, 5 to 3 इधर मूव कर नहीं सकता, इधर से प्राइमर्स अटैच होंगे फिर बढ़ाएगा, फिर प्राइमर अटैच होगा फिर उसको इलोंगेट करेगा, फिर प्राइमर अटैच होगा फिर उसको इलोंगेट करेगा ना, ये चलता रहेगा। यानी कि अगर टेम्पलेट 5 to 3 वाला है तो कैसी पोलैरिटी, कैसा सिंथेसिस होगा, डिसकंटिन्यूअस। अगर 3 to 5 वाला है तो कैसा स्ट्रैंड बनेगा, कंटिन्यूअस। अब देख लो आप 3 to 5 टेम्पलेट तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, नहीं ये गलत हो गया। 5 to 3 अगर है आपका टेम्पलेट, 5 to 3 कंटिन्यूअस सिंथेसिस, नहीं। 3 to 5 अगर टेम्पलेट है, 3 to 5 अगर टेम्पलेट है तो क्या बन रही है बेटा, कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है। ऑप्शन सी हो गया आपका करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है 5 to 3 अगर टेम्पलेट है तो लीडिंग स्ट्रैंड, नहीं, ये कौन सा स्ट्रैंड बन रहा है आपका, लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है। तो आपको पहले फोक बनाकर देखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ये ऐसे बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको देखना है पहले फोक बना के और फिर देखना है आपको कि कौन सा ठीक बोल रहा है। क्लियर है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the role of RNA polymerase third in the process of transcription?
ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का क्या रोल है? अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में, थर्ड क्या बनाता है? टीआरएनए बनाएगा, 5s आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये सब कौन बनाता है आपका? थर्ड। आरआरएनए ये वाले कौन से बना रहे हैं? फर्स्ट बनाएगा, ठीक है। प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए ये कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो अच्छा क्वेश्चन है, हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है बेटा, क्योंकि हमारा क्या पूछा है? थर्ड। थर्ड तो टीआरएनए ही बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच में बी अटैच टू द एडेनिन बेस इन आरएनए। एडेनिन बेस के साथ में क्या जुड़ता है आरएनए में? डीएनए में क्या जुड़ेगा? थायमिन। ये तो हो गई बात डीएनए की। अगर आरएनए की बात करोगे तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा आपका? यूरेसिल। तो आंसर देखिए क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या होगा? ऐड आपका यूरेसिल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pairs of nitrogenous base of the nucleic acid is wrongly matched with category mentioned against it। जो कैटेगरी इनके सामने मेंशन की है, कौन सा पेयर है जो सही से मैच नहीं किया गया है, ये देखना है आपको। रॉन्गली मैच्ड है, ग्वानिन और एडेनिन क्या है? प्यूरिन्स, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखना है एडेनिन और थाइमिन प्यूरिन्स है क्या? नहीं है। थाइमिन पिरिमिडीन से, ग्वानिन और एडेनिन प्यूरिन होते हैं, ये गलत हो गया। थाइमिन यूरेसिल, टी और यू क्या है आपके? पायरिमिडीन्स है, बिल्कुल ठीक है। यूरेसिल और साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सभी क्या होते हैं बेटा? आपके पिरिमिडीन्स। आंसर क्या हो गया? बी, क्योंकि हमें गलत बताना है ना, सही नहीं बताना। तीनों ठीक है हमारे, ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है, तो ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी जो सीक्वेंस जो गिवन है ये कोडिंग स्ट्रैंड की है बेटा। अब आपको बताना है एमआरएनए की। अब मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, जो कोडिंग की है ना, आप टेम्पलेट से, इससे पहले टेम्पलेट बनाओगे, इससे अच्छा है टेम्पलेट से आपने कोडिंग, टेम्पलेट से आप क्या बनाना चाहोगे? आरएनए। कौन सा? एमआरएनए। पहले इससे टेम्पलेट लिखोगे, फिर इससे एमआरएनए बनाओगे, छोड़ो ना इस झंझट को, सीधा देखो कोडिंग। कोडिंग के जैसा ही आपको आरएनए सीक्वेंस लिखनी है, सेम सीक्वेंस, एक्सेप्ट थाइमिन की जगह आपको क्या करना है? यूरेसिल करना है। कि वो सीक्वेंस कर दो, सिर्फ थाइमिन की जगह क्या कर दो बेटा? यूरेसिल कर दो। तो देखिएगा सेम सीक्वेंस ए जी जी, सी मत कर देना, ए जी जी, क्योंकि कोडिंग ही है हमारा, कोडिंग गिवन है, और कोडिंग के जैसा ही सेम सीक्वेंस होगी किसकी? एमआरएनए की। ए जी जी, टी की जगह क्या करो? यू, ऐसा तो यही है, और कोई है ही नहीं। ए टी की जगह यू, सी जी सी ए, टी की जगह वापस से यू ही मिल गई। आराम से सीक्वेंस तुरंत आप आइडेंटिफाई कर लोगे, कितनी भी बड़ी सीक्वेंस दे रखी हो, ठीक है बेटा। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको सीधा कोडिंग को लिख लेना है, और कोडिंग में टी के जहां पर भी टी आता है वहीं पर आपको क्या मेंशन कर देना है? यू। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज के सेशन का, ये है बेटा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन ऑफ द स्ट्रैंड डीएनए विच इज कॉल्ड एज। यानी कि डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए से जो आरएनए बनाता है वो आरएनए पॉलीमरेज जिस स्ट्रैंड को देख करके आरएनए बना रहा है, उस स्ट्रैंड को आप क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और उसकी पोलैरिटी क्या होगी? 3 to 5, 5 to 3 आपका क्या होगा? कोडिंग स्ट्रैंड। आंसर क्या हो गया बेटा आपका? टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर है सभी को? तो चलो फिर आज की क्लास को यही ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहेंगे, तब तक देखते रहना। ओके बेटा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू।